नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज पल्स। ख्वारिज़्म की हदूद अबूर करने के बाद ताहर और उसके साथियों को ममलकत तातार की सरहदी चौकी पर कुछ मुद्दत रुकना पड़ा। चौकी के अफसर ने इन्हें हर मुमकिन सहूलत पहुंचाने की कोशिश की, ताहम ताहर ये महसूस करता था कि वो और इसके साथी एक खेमे में नज़रबंद किए गए हैं। इन्हें आसपास की पहाड़ियों पर घूमने की इजाज़त ना थी। ताहर टूटी फूटी तातारी जुबान में किसी सिपाही से कोई सवाल पूछता तो उसे कोई जवाब न मिलता, क्योंकि अफसर के सिवा किसी को उनके साथ बातचीत करने की इजाजत ना थी। तातारी जसूस उनके साथ साए की तरह लगे हुए थे। ताहर ने चौकी के अफसर को बारहा यह समझाने की कोशिश की कि वो चंगेज खां के नाम खलीफा बगदाद की तरफ से एक जरूरी पैगाम लेकर आया है, लेकिन उसे हर बार यही जवाब मिलता, खाने आजम के पास पैगाम भेज दिया गया है, उनकी हदायत मिलते ही आपको रवाना कर दिया जाएगा। करीबन 3 हफ्तों के बाद एक तातारी अफसर चंद सिपाहियों के हमरा उस चौकी पर पहुंचा तो उसने ताहर की गुज़श्ता तकालीफ पर अजहार माजरत के बाद बताया कि खाने आजम ने आपको शरफ़ बाज़याबी बख्शा है। चंद हफ्ते इस अफसर की रहनुमाई में दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते तय करने के बाद ताहर और उसके साथी एक दिन कोहे कुराकरम की उस वादी में दाखिल हुए जिसमें हद्दे निगाह तक चंगेज खां की अफवाज के खेमे दिखाई देते थे, और इस वादी के चारों अतराफ बुलंद पहाड़ थे। बगदाद से वजीर आजम ने ताहर के साथ 3 आदमी रवाना किए थे। 2 ईरानी थे, जिनमें से एक का नाम कमाल और दूसरे का नाम अबू इसहाक था। तीसरे का नाम जमील और ये इराकी था। ये तीनों सफर के दौरान वजीर आजम की हदायत के मुताबिक नहायत चुकन्ना होकर ताहर के अहकाम की तामील करते रहे। रास्ते में कई बार उनकी तलाशी ली जा चुकी थी, इसलिए ताहर को यह इत्मीनान था कि अगर इनमें से कोई खलीफा या वजीर आजम की तरफ से कोई खुफिया पैगाम लेकर आया हुआ तो चंगेज खां को अपनी सदाकत का यकीन दिलाने के लिए वो कोई निशानी पेश नहीं कर सकेगा। लेकिन ममलकत तातार में दाखिल होते ही ताहर को इस बात की परेशानी हुई कि उसके साथियों में से अबू इसहाक तातारी जुबान में काफी दस्तरस रखता था, और वो चंगेज खां की जाए कयाम तक पहुंचते पहुंचते तातारी अफसर से काफी बेतकल्लुफ हो चुका था। सफर के दौरान इसने कई मरतबा तातारी अफसर और अबू इसहाक को बाकी काफिले से आगे निकल कर पीछे रहकर नहायत ही राजदाराना तरीके से एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देखा था। खैमों के इस शहर में दाखिल होने के बाद यहाँ चंगेज खां और इसकी अफवाज तस्खीर आलम की तैयारियों में मसरूफ थी। तातारी अफसर एक कुशादा खैमे के सामने रुका और घोड़े से उतर कर ताहर से मुखातिब हुआ, आप इस खैमे में आराम करें, मैं खाने आजम को इतला देता हूँ। इसके बाद उसने चंद सिपाहियों को जो ताहर और उसके साथियों के घोड़ों की बागें पकड़ ली, और वो घोड़े से उतर कर एक और अफसर की रहनुमाई में खैमे के अंदर दाखिल हुए। ये खैमा मखमल के पर्दों और ईरानी कलीनों से सजा हुआ था। ताहर और उसके साथियों ने असर की नमाज अदा की। दुआ के बाद ताहर ने अबू इसहाक से सवाल किया, तुम रास्ते में इस तातारी अफसर के साथ क्या बातें करते रहे थे? अबू इसहाक ने एक मानी खेज तबस्सुम के साथ अपने साथियों की तरफ देखा और जवाब दिया, कुछ नहीं, वो मुझे चंगेज खां और मैं उसे अपने खलीफा के मुतल्लक बताता रहा हूँ। तुम तमाम रास्ते मुझसे ये बात क्यों छुपाते रहे कि तुम तातारी जुबान नहीं जानते हो? अगर आप मुझसे पूछते तो मैं आपको बता देता। वजीर आजम को मालूम था कि तुम तातारी जुबान जानते हो। इसहाक ने कदरे परेशान होकर जवाब दिया, वजीर आजम मुझ जैसे मामूली आदमी के मुतल्लक इस कदर वाकफियत हासिल करने की जरूरत कब महसूस करते हैं? आपको यहाँ किसी के साथ हम कलाम होने पर एतराज हो तो मैं आइंदा नहीं बोलूंगा। मुझे तुम्हारे हम कलाम होने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तुमसे कोई बगदाद के मुतल्लक सवाल करे तो सोच समझ कर जवाब देना। अबू इसहाक ने जवाब दिया, मुझे अपने फर्ज का एहसास है। थोड़ी देर बाद तातारी अफसर इनके खेमे में दाखिल हुआ तो उसने ताहर से कहा, खाने आजम से वो आपसे मुलाकात करेंगे। मैंने आपके खाने पीने का इंतजाम एक ईरानी मुलाजिम के सपुर्द कर दिया है। वो आपका एक मुसलमान भाई है और आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। इस वक्त ताहर तातारी अफसर के साथ बातें कर रहा था। अबू इसहाक खेमे से उठकर बाहर निकल गया, और जब ये अफसर रुखसत हुआ तो ताहर उठा और खेमे के दरवाजे में खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। अबू इसहाक चंद कदम के फासले पर तातारी अफसर से बातें कर रहा था। शाम के वक्त ताहर के तीनों साथी वादी में चक्कर लगाने के बहाने बाहर निकल गए
اور اس وقت واپس آئے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ طاہر نے انہیں سخت سست کہا تو ابو اسحاق بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ یہ تاتاری لوگ بڑے دہشتی ہیں۔ ہم سیر کے لیے نکلے تھے، ایک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہیوں نے گھیر لیا اور زبردستی ہم تینوں کے سر مونڈ کر ہماری کھوپڑیوں پر سیاہی مل دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کہتے ہوئے ابو اسحاق نے اپنا عمامہ اتار دیا اور کہا، دیکھیے انہوں نے ہماری کیا حالت بنائی ہے۔ ابو اسحاق اور اس کے ساتھیوں کے سر حقیقت میں مڑے ہوئے تھے اور بالوں کی جگہ ان پر سیاہ روغن چمک رہا تھا۔ طاہر نے کہا، عجب احمق ہیں، میں چنگیز خان کے سامنے اس بدسلوکی پر احتجاج کروں گا۔ ابو اسحاق نے کہا، یہاں سر مونڈنا کوئی نئی بات نہیں۔ ایک افسر کہہ رہا تھا کہ مہمان کا سر مونڈنا بھی یہاں مہمان نوازی میں داخل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے خنجروں کی تیزی کی آزمائش کے لیے ہمارے سروں کے بال ہی منتخب کیے، ورنہ ایک تاتاری کے ہاتھ کو اپنی شارک سے اس قدر قریب دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔